और मैं आज की पहली शुरुआत ही ऐसे प्रश्न से करने वाला हूं जहां से नाटकों की शुरुआत है। पहले प्रश्न से ही शुरुआत ऐसे से करने चाह रहा हूं जहां से नाटकों की शुरुआत है। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और गांधी जयंती पर आप सभी को शुभकामनाएं ढेर सारी, क्योंकि गांधी से हमको ये एक नया चैलेंज मिलता है कि हमको एक नया संघर्ष सीखने को मिलता है। जो सीखना चाहता है वो तो किसी भी चीज में से नई चीज सीख सकता है, जो सीखना नहीं चाहता है वो कहीं से भी कुछ भी नहीं सीख सकता, उसको बुराई बुराई दिखाई देती है। और जो सीखना चाहता है वो बुरी चीज में से भी अच्छी ढूंढ लेता है। ऐसे थे महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। तो उन्हीं की जयंती थी आज, इसीलिए पूरा देश स्वच्छता पखवाड़े में आपका स्वागत कर रहा है। स्वच्छता की ओर अभियान चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने भी आपकी विशेष मांग पर यह छूट कर दी कि गरीब अमीर बच्चे सब पढ़ ले एक तरफ से मेरे को। तो आप सभी को ये छूट दी गई है। सवाल आपके सामने सबने जवाब देना बहुत अच्छे तरीके से चालू कर दिया है। सबसे पहले आपका नाटक है वो नहुस नाटक के रचयिता का नाम पूछा है। तो ये आपको करना है, नहुस नाटक के रचयिता को पता करना आपको। तो आपको देखो, ये मेरा इस प्रश्न को देने का उद्देश्य ये नहीं है कि आपको मैं नहुस के बारे में ही बताऊं, बाकी और चीज भी मैं आपको बताऊं। हाँ भैया, 10:15 बजे करना, 10:15 बजे है जी। हाँ, 10:15 बजे करना। चलो भाई चलो, तो मैं आपको सवाल बताना चाहता हूं। गोपाल चंद्र गिरधर दास है। अब यहां से अपन काफी सारे सवाल हल करेंगे। ये है भारतेंदु के पिता। भारतेंदु के पिता है कौन? कौन है ये कौन है? आपको दिख रहा है गोपाल चंद्र गिरधर दास। अब देखो यहां आप देखें ना, तो आप देखेंगे भारतेंदु ने इसको पहला नाटक माना है, नहुस को। तो नोट लगा के इंपॉर्टेंट लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो भारतेंदु ने नहुस को हिंदी का पहला नाटक माना है। हिंदी का पहला नाटक माना है। कौन सा नाटक माना है? पहला नाटक। सवाल ध्यान रखेंगे, भारतेंदु के पिता है वो आपके गोपाल चंद्र गिरधर दास है, और भारतेंदु ने नहुस नाटक को हिंदी का पहला नाटक माना है। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है, ठीक है ना। अच्छा, ये कब? 1857 की बात है, 1857 ईस्वी की बात है। तो सभी को ये क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं एक और, कि आनंद रघुनंदन एक नाटक है। देखो ध्यान से, आनंद रघुनंदन। बेटा जिसको जल्दी है ना वो चले जाए, आराम से पढ़ने वाले रुके। आनंद रघुनंदन एक नाटक है, और ये किसने लिखा है आपको पता करना है। शुक्ल ने इस नाटक को पहला नाटक माना है। शुक्ल ने पहला नाटक माना है। किसको पहला नाटक माना है? किसको? आनंद रघुनंदन को। पहला नाटक माना है आनंद रघुनंदन को। किसने? शुक्ल। तो शुक्ल के अनुसार तो पहला नाटक कौन है? आनंद रघुनंदन। और भारतेंदु के अनुसार पहला नाटक कौन है? नहुस। एक और जानकी मंगल, एक और नाटक है आपका जानकी मंगल। यहां लिख दूं क्या मैं? एक और है जानकी मंगल। ये जानकी मंगल है एक नाटक, और जानकी मंगल को पहला नाटक माना है डॉक्टर नगेंद्र ने इसे पहला नाटक माना है। नगेंद्र ने पहला नाटक माना है। अब ध्यान रखना, गलती नहीं कर देना, अच्छे तरीके से सोच समझ के चलेंगे, गलती एक की भी नहीं होनी चाहिए। नहुस नाटक लिखने वाले गोपाल चंद्र गिरधर दास है, ये भारतेंदु के पिता है। भारतेंदु ने नहुस नाटक को हिंदी का पहला नाटक माना है। एक बात, आनंद रघुनंदन जो नाटक है उसको शुक्ल ने पहला नाटक माना है, और जानकी मंगल जो नाटक है इसको डॉक्टर नगेंद्र ने पहला नाटक स्वीकार किया है। तीनों की तीनों आपको 1% भी गलती नहीं करनी है। शानदार। जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी का है। चलो मैं लिख देता हूं, ये लिख दिया मैंने, शीतला प्रसाद त्रिपाठी। अब ध्यान से सुन लो आप,
तो मैं इसको आगे बता दूंगा और ज्यादा डिटेल ये भर जाएगा पूरा पेज, इसलिए कर रहा हूं मैं। ठीक है, शीतला प्रसाद त्रिपाठी, वेरी गुड, शानदार है एकदम। तो मैंने चारों पांचों सवाल यहाँ पर क्लियर कर दिया। अब भी आप गलत करना चाहो तो करो एक बार फिर। नहुस नाटक गोपाल चंद गिरधर दास का है, भारतेंदु के पिता है। भारतेंदु ने नहुस को हिंदी का पहला नाटक माना, आनंद रघुनंदन को शुक्ल ने माना, जानकी मंगल को नगेंद्र ने माना। अगला सवाल है, नहुस नाटक का रचना काल कब है? इसलिए मैंने वहां पर मैं लिखना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर से लिख दिया। बिल्कुल, नहुस गोपाल चंद्र और मैथिली चरण गुप्त ने लिखा, लेकिन मैंने कहा जी माना तो ये इनका ही जाता है, इनके पिता का ही, इनके पिता का ही माना जाता है, ये आपको ध्यान रखनी है। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है जी आपका, बिल्कुल। चलो भाई, अगला सवाल आपका आ गया, नहुस नाटक का रचना काल। फटाफट से बताएंगे। वैसे तो मैंने आपको इसको लिख दिया था अभी थोड़ी सी देर पहले, लेकिन फिर भी यदि कोई गलती करता है तो वो कर सकता है ना। ये मैंने आपको अभी लिखा है, ये क्या लिख रहा है देखो, क्या लिख रहा है देखो, ये लिख रहा है ना। लेकिन फिर भी एक दो लोगों ने बी उत्तर दे रहे हैं, देखो अब भी कुछ लोग अब भी गलत उत्तर दे रहे हैं, मतलब बी उत्तर दे रहे हैं, लिखने के बाद भी बी उत्तर दे रहे हैं। नहुस नाटक का रचना काल तो मैंने अभी जस्ट लिखा है। अरे भाई तुरंत तो मत भूलो, बाद में भूल जाना भले से, लेकिन तुरंत मत भूलो, है ना, इतना जल्दी भी नहीं पढ़ा रहा मैं। बिल्कुल, उत्तराखंड से स्वागत है आनंद जी, आपका स्वागत है जी। आपका यहाँ पर 1857 ईस्वी मैंने आपको बताया था क्रांति का समय, नहुस नाटक 1857 है। अगला सवाल चलूंगा मैं, विद्या सुंदर नाटक किस संस्कृत नाटक का अनुवाद है? विद्या सुंदर नाटक है वो किस संस्कृत नाटक का अनुवाद है? अभिज्ञान शाकुंतलम, प्रबोध चंद्रोदय, चौर पंचाशिका, रत्नावली नाटिका। हाँ जी, अच्छा सा सवाल आपके सामने है, शानदार तरीके से अपन पढ़ने वाले। आज तो रच रच के पढ़ाऊंगा, मेहंदी लगा लगा के पढ़ाऊंगा। बिल्कुल, बहुत प्यार दे रहे हैं बच्चे, बहुत कोर्स बिक रहे हैं यूं ही चुटकी से, क्योंकि जिन्होंने एक बार थ्योरी पढ़ ली वो कोर्सों को एक दूसरे को सलाह दे रहे हैं। तो आज तो काफी बच्चों ने मुझे खुश किया है कि सर बहुत आनंद आ रहा है पढ़ने में, थोड़ा सा नेट जरूर ज्यादा खर्च होता है ऐप पर, लेकिन मजा आ रहा है डिटेल को पढ़ने में, और उसके बाद जब क्वेश्चनों को हल करते हैं तो यूं ही हल हो रहे हैं, ये है बात। चलो, तो काफी बच्चों ने आज फोन पे बात की है। चलो, सी और बी आपका उत्तर आ रहा है, तो कौन इसका सही जवाब दे पाएगा? देखे, मैं देखना चाहता हूं, तो आप देखिए, देखे उसका जवाब क्या है। तो विद्या सुंदर नाटक है वो आपको मैं बता देता हूं कि 1868 इसका समय है। 1868 की मैं बात करूंगा, 1868, और ये चौर पंचाशिका का अनुवाद किया इन्होंने, वो विद्या सुंदर नाम से किया। किस नाम से? विद्या सुंदर नाम से किया 1868 में, ठीक है ना। तो चौर पंचाशिका, सी उत्तर आपका एकदम राइट है। बिल्कुल, ये ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, एक एक चीज क्लियर तरीके से, जब तो मजे की बात आती है, नहीं तो क्या मतलब है। अब देखिए ध्यान से, कौन सा नाटक भारतेंदु का अनुदित नाटक है? अनुदित नाटक कौन सा है? अनुदित में आपकी दीर्घ संधि बेटा, अनु प्लस उदित है, अनु प्लस उदित है, और ये बनता है अनुदित, यानी जिसका अनुवाद किया गया है, जिसका अनुवाद किया गया है उसको कहते हैं अनुदित नाटक। अब आपसे सवाल पूछा है कि कौन सा नाटक भारतेंदु का अनुदित नाटक है, तो देखो ध्यान से सुनेंगे अपन अनुदित नाटक। तो मैं एक ट्रिक लिख रहा हूं, वीर पाधक। वीर पाधक भारत की मुद्रा को दुर्लभ बंधु ले गया, को दुर्लभ बंधु ले गया। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, मैं जितना आपको बता पा रहा हूं उतना अच्छे तरीके से याद रखेंगे। वीर पादक से आपका है विद्या सुंदर, ध्यान रखेंगे। और रैसे कौन है? रैसे आपको पता है कि रत्नावली है, रत्नावली। पाक से क्या है बेटा? पाखंड विडंबन है, पाखंड विडंबन है। धै से धनंजय विजय है, धनंजय विजय है बेटा। कैसे? कर्पूर मंजरी है बेटा, कर्पूर मंजरी है ना। मुद्रा से आपका
मुद्रा राक्षस है, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस है। अब बताओ, अब भी आप गलती करो तो कर दो, दुर्लभ से दुर्लभ बंधु है ना? क्या है? दुर्लभ बंधु। ये आपका यहां पर दुर्लभ बंधु है, दुर्लभ बंधु है। ये मैं आपको पूरा तरीका बता दूंगा, ये किस किस का अनुवाद किया गया है, किसका नहीं अनुवाद किया है, मैं आपको बिल्कुल वो जैसे आपको याद हो सकता है वैसे कर लो बेटा। अपन को सरलता जिस तरीके से याद करने में होती है वैसे अपन को याद कर लेना है। वीर पादक भारत की मुद्रा को दुर्लभ बंधु ले गया, ये आपका उत्तर है। और यहां पर भारत से और छोड़ दिया मैंने, यहां लिख देता हूं भारत जननी, भारत जननी, भारत जननी। एक और है ऐसा ही भारत नाम पर, है ना, वो भी अपन को देखना है। तो ये आपके सारे नाटक है वो अनुदित है। तो वीर पादक भारत की मुद्रा को दुर्लभ बंधु ले गए, ये सब के सब कौन है? अनुदित नाटक है। अब इसमें आपको याद करना क्या है कि ये किसका अनुवाद है किसका नहीं है, सब के बारे में मैं खाली जगह आएगी वहां पर आपको बता दूंगा। भारतेंदु का अनुदित नाटक पूछा इसने, तो बताओ ये आपके पूरे पूरे ही आपके क्या है? अनुदित नाटक है। क्योंकि देखो दुर्लभ बंधु आ रहा है, मुद्रा राक्षस आ रहा है, धनंजय विजय आ रहा है ना? तो आपको सभी को पता है दुर्लभ बंधु है, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। यहां लिख देता हूं मैं मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। आपको पता है मुद्रा राक्षस है वो विशाख दत्त का नाटक है, विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस पर आधारित है। विशाख दत्त, विशाख, विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस पर आधारित है, विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस पर। ये विशाख दत्त ने संस्कृत में लिखा है, मुद्रा राक्षस पर आधारित है ये। और धनंजय विजय है, इसके बारे में आपको जानते ही है सब के सब कि धनंजय विजय, ये देखिए आप कांचन कवि के नाटक का अनुवाद है, कांचन कवि, कांचन कवि के नाटक का अनुवाद है, नाटक का अनुवाद। तो इतनी सारी बातें मैंने आपको एक ही जगह बता दी, याद रख लेना अच्छे तरीके से। उत्तर आपका डी इसमें सर्वश्रेष्ठ है। चलें अगला सवाल, शेक्सपियर के किस नाटक का अनुवाद भारतेंदु जी ने दुर्लभ बंधु नाम से किया? अब तो मैंने अभी बताया, ये तो बता दो। शेक्सपियर के किस नाटक का अनुवाद भारतेंदु जी ने, ये शेक्सपियर के किस नाटक का अनुवाद है भारतेंदु जी ने दुर्लभ बंधु नाम से किया है मेरे राजाओं? ये सवाल आपसे पूछा गया बेटा। दिन भर पढ़ाते पढ़ाते इतना थक जाता हूँ, इस टाइम तो बोला भी नहीं जाता। वो जो स्टेशन पे चाय बेचता ना, उसकी जैसी हालत हो जाती मेरी। जैसे सुबह सुबह जल्दी में तो वो चाय बेचता ना, तो कहता चाय ले चाय ले चाय ले चाय ले, है ना। और फिर दोपहर में उसकी आवाज कम होती है, फिर आपका जो शाम ढलती जाती है फिर कम हो जाती है, और शाम को लेट हो जाता है, वो 8-9 बजे तक चाय बेचते, तो फिर तो उसकी चाह 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 ऐसे रह जाती है। बिल्कुल ये कंडीशन मेरी हो जाती है। अब मैं क्या करूं बताओ? ये तो आपने सही जवाब दे दिया, बिल्कुल जय श्री राधे। तो आपको अभी बताया मर्चेंट ऑफ वेनिस, भारत के शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस नाम से। और आपको समय यदि ध्यान रखना है तो आप ध्यान रखेंगे जो आपका दुर्लभ बंधु है उसका समय 1880 ईस्वी, अगर आप याद रख सकते हैं तो रख सकते हैं। क्लियर है? तो ये उत्तर आपका यहाँ पर क्लियर है, 1880। एक प्रश्न के पीछे उद्देश्य ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को अपन हल करें बेटा। अगला सवाल है आपका, अंधेर नगरी में प्रहार किया गया है धार्मिक पाखंड पर, भ्रष्ट एवं विवेकहीन शासन तंत्र पर, सामाजिक रूढ़ियों पर, इनमें से कोई नहीं। धार्मिक पाखंड पर, भ्रष्ट एवं विवेकहीन शासन तंत्र पर, सामाजिक रूढ़ियों पर, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ विद्यार्थी ऐसे सभी जगह पे पढ़ते हैं मुझसे, तो उनको पता भी है इसमें से। तो चलो जी भाई, सवाल का जवाब दे दो बेटा, फटाफट से मुझको जवाब दे दो भाई, है ना। आपको यहां सवाल बहुत ही अच्छा सा पूछा गया है। अंधेर नगरी, चौपट राजा और टका शेर भाजी और टका शेर खाजा। तो अंधेर नगरी में क्या होता है आपको सबको पता है। कहते हैं ना अंधी पी से कुत्ता खाए, वो वाला हाल है। तो अंधी पी से कुत्ता खाए, अंधेर नगरी में प्रहार किया है भ्रष्ट और विवेकहीन
विवेक पर, राजनीतिक भ्रष्टाचार पर इस पर प्रहार किया गया है कि राजनीति में जो भ्रष्ट राजा होते हैं या भ्रष्ट लोग होते हैं या उनकी विवेकहीनता का शासन होता है, वो अंधेर नगरी में वर्णन किया गया है। तो बी उत्तर आपका एकदम करेक्ट, एकदम शानदार है, बहुत बढ़िया। अगले सवाल पर चलूंगा। भारतेंदु के उस नाटक का नाम बताओ जिसमें अंग्रेजी राज्य में भारत की दुर्दशा का चित्रण है। अंग्रेजी राज्य में भारत की दुर्दशा का चित्रण किया गया है। भारतेंदु के उस नाटक का नाम बताओ जिसमें अंग्रेजी राज्य में भारत की दुर्दशा का चित्रण किया है। अंधेर नगरी, नील देवी, भारत दुर्दशा और विशस विषम औसतम। बताओ देखे भारत, फटाफट से बताओ देखे कौन कौन आ सकता है। किया आपने, कर दिया, अरे वारे वारे वारे, वेरी गुड। बिल्कुल, प्रहसन उसको कहते हैं। यहां आपका बड़ा शानदार जवाब है बेटा, भारत दुर्दशा है। और देखो ये आपको बता देता हूं मैं, भारतेंदु का मौलिक नाटक है, मौलिक नाटक है, मौलिक नाटक। भारतेंदु का कैसा नाटक है ये? मौलिक नाटक है। कब लिखा गया गुरुजी? ये 1880 में लिखा गया मेरे राजाओं। कब लिखा गया? 1880 में लिखा गया है। लेकिन मेरे राजाओं ये ध्यान रखना, भारत जननी है, ये नाटक आपका अनुदित है, अनुदित है, ध्यान रखेंगे। भारत जननी है, वो अनुदित है, और ये आपका मौलिक नाटक खुद ने लिखा है। इसी में बताया अंग्रेजी राज्य में भारत की दुर्दशा का चित्रण। तो आपका जवाब यहां पर होने बेटा सी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एकदम आपका आंसर आ रहा है बेटा। अगले सवाल पर चलूंगा मैं। प्रसाद का एकांकी कौन सा है? और मुझे लगता है कि दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं होगा जो इसका उत्तर सही नहीं जानता जी। आइए तो मैं आपके कमेंट देख लूं 1 मिनट। चलो, राधे राधे, जय श्री राधे। ओम प्रकाश जी, लास्ट से रूपक है, मौलिक नाटक है, जननी। चलो, 1880। और बजरंगी भाईजान बोल रहे हैं कि सभी साथी एक बार लाइक कर दो। 146 लोगों ने किया है, कर दो रे मेरे भाइयों, सब बोल रहे लाइक कर दो, ऐसे कर दो यार, एक बार क्यों करते हो? लाइक कर दो, आते ही कर दिया करो, मर्जी है वैसे तो आपकी भाई। तो क्या कहा है यहाँ, प्रसाद जी का एकांकी कौन सा है? तो शायद मुझे लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसका उत्तर नहीं जानता है। बिल्कुल शेयर भी किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक घूंट इनकी एकांकी है, 1929 में लिखी गई है, प्रसाद जी की एकांकी है। तो बी उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट है, एकदम सरल है, ठीक है। चलो जी, ये एकांकी आपकी। अगला सवाल चलेंगे, हिंदी के ऐतिहासिक नाटककार कौन है? हिंदी के ऐतिहासिक नाटककार कौन है? अच्छा ये भी देख लो आप, हिंदी की पहली एकांकी मानी जाती है ये, है ना, एक घूंट, हिंदी की पहली एकांकी, हिंदी की पहली एकांकी, पहली एकांकी मानी जाती है, कि मानी जाती है। अच्छा मैं एक प्रश्न पूछूंगा, यहाँ पर एकांकी शब्द आया है, अब मत दो उत्तर आप, पहले एकांकी शब्द पर एक सवाल पूछूंगा, देखना शुद्ध कौन सा, आपको ये जवाब देना है। ये हमारे राजस्थान के आरपीएससी ने सवाल पूछा था, शुद्ध वाक्य पूछना आपको, कि एक तो ए देना, यह एकांकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, यह एकांकी बहुत अच्छी है ना भाई। और दूसरा सवाल मैं आपको दे रहा हूं, ऑप्शन 2 ही दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा, यह एकांकी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इन दोनों में से आपको जवाब देना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है, बस ये जवाब देना है। फिर अगले सवाल पर मैं बढ़ूंगा, आपने उत्तर दे दिया कोई बात नहीं, मिला लेना अपना अपना उत्तर। आपको इसका जवाब देना है कि ये एकांकी शब्द आया तो मुझे एक वाक्य याद आ गया, वो मैंने आपसे पूछ लिया, कि यह एकांकी बहुत अच्छी है, यह एकांकी बहुत अच्छा है, इसमें से सही जवाब कौन सा है? हाँ जी, इसका जवाब देखूंगा मैं। बादल की मृत्यु 1930, बिल्कुल वो मैं सब बता दूंगा, पहले इसका जवाब दो, व्याकरण का सवाल है। हाँ जी,
कौन आ रहा है? देखा, ध्रुव स्वामी नाटक। ओ, ये पूछ रहा हूं मैं, ये पूछ रहा हूं, ए और बी। देखो अब कितने लोग गलत कर पाएंगे। अब मैं इसीलिए पूछा मैंने, ये ध्यान से सुनेंगे कौन सा उत्तर है। मैं आपका देखूंगा, इसको तो मैं देखूंगा कितने लोग गलत कर सकते, देखूंगा मैं तो। अच्छा, बी उत्तर है, ए उत्तर है। अच्छा है, अच्छी है। हाँ, तुम्हारे पास ऑप्शन दो ही तो है, विकल्प दो ही तो है, या तो अच्छा कह दो या अच्छी कह दो। और कौन सा क्या करोगे कि वृत्ताकार होठ और अवृत्ताकार। अब चौकोर कैसे बना सकता? कोई बना ही नहीं सकता। तो बस वही बात है, गलत कर रहे ना। देखो बेटा, इसका उत्तर है बी। ध्यान रखना, नाटक, नाटक का पहला अंक, नाटक का पहला अंक, 7 अंक होते हैं नाटक में। पहला अंक होता है वो एकांकी होता है, एकांकी होता है। एकांकी शब्द है वो पुल्लिंग है, एकांकी शब्द वो कैसा है? पुल्लिंग है। बहुत ज्यादा मारे जाओगे, खतरे से खाली नहीं है। बहुत ज्यादा लोगों ने गलत उत्तर किया, इसका ए उत्तर, बी उत्तर क्लियर है। ध्यान रखना, गलती नहीं कर देना, नहीं तो मारे जाओगे चक्कर में। एकांकी पुल्लिंग शब्द है। अच्छा, हिंदी का ऐतिहासिक नाटककार मैं आपसे पूछ रहा था, तो यहाँ हिंदी का ऐतिहासिक नाटककार है वो काफी लोगों ने अभी जवाब दिया था कि जयशंकर प्रसाद। सर, ये तो आपके ऐतिहासिक नाटककार है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटककार आपके कौन है? जयशंकर प्रसाद, जिन्होंने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, अजातशत्रु, है ना, कितने सारे, करुणाल, गीति नाट्य करुणाल है, कितने सारे नाटक ऐतिहासिक लिखे, शानदार। तो सी उत्तर आपका यहाँ पर क्लियर था। अगले सवाल पर आता हूं मैं। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक नहीं है? तो हम सभी जानते हैं कि कौन सा नाटक नहीं है जी। चलो जी, बहुत बढ़िया है जी, आपने तो बहुत प्यार दिया है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों ने तो मेरी प्रार्थना सुन ली, हाथों हाथ ही लाइक कर दिया, लेकिन कुछ लोग नहीं सुन रहे भाई साहब, तो नहीं सुन रहे, क्या करें आप। कोई बात नहीं भाई, करो तो कर दो लाइक, पढ़ लो। जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक नहीं है? चंद्रगुप्त, आधे अधूरे, स्कंदगुप्त और विशाख दत्त। तो बताओ भाई, बताओ फटाफट से। देखो बेटा, विशाख तो इन्होंने लिखा था 1921 में, स्कंदगुप्त लिखा था 1928 में, चंद्रगुप्त लिखा था 1931 में। आधे अधूरे नाटक है वो मोहन राकेश का है। किसका है? मोहन राकेश का है। और मोहन राकेश ने इसे लिखा था 1969 ईस्वी में। कब लिखा था? 1969 ईस्वी में। ओ ये लो मेरे राजाओ, उत्तर बी उत्तर आपका राइट है। बिल्कुल शानदार वाला, शानदार वाला है। जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक नहीं है? तो नहीं है मैं आधे अधूरे मोहन राकेश का 1969 में, चंद्रगुप्त 1931 में, स्कंदगुप्त 28 में, विशाख दत्त 1921 में। चलो मेरे राजाओं, आगे आते हैं अपन। अच्छा, ये सवाल तो बहुत सीधा है, इसको तो आप यूं ही कर दोगे, चुटकियों में मिला दोगे फटाफट से। आते ही लाइक कर दिया। अरे वो तो बहुत समझदार होते जो आते ही कर देते। एटम बम गिरा दे मैंने कहा जी। मैं क्या करूं, तुमसे ही तो प्यार करता हूं, तुमसे बातें कर लेता हूं, इससे मेरा टाइम पास होता है। दिन भर पढ़ाता हूं, हंसी मजाक करना तुम ही हो, तुम ही मेरा परिवार हो, तुम ही मेरे भाई बंधु हो, सब कुछ तुम ही हो। तुमसे ही दिन भर, सारे दिन आपसे ही बात करने में गुजरता है, और कोई मेरे पास रास्ता नहीं होता है गुरुजी। बिल्कुल। तो यहाँ आपका जवाब देना है आपको 11वें सवाल में। बड़ा अच्छा सा सवाल है आपके सामने, तो आप देखेंगे यहाँ पर। देखो, प्रतिशोध जो नाटक है वो किसका है? तो आपको बता देता हूं मैं, हरि कृष्ण प्रेमी का है। और जन्मेजय का नागज्ञ है, ये आपका जयशंकर प्रसाद का है। और नील देवी, ये आपको सभी को पता है, भारतेंदु का है। और सन्यासी नाटक है, ये आपका लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। अब आपको यहाँ क्या जवाब देना चाहिए? तो आपका जवाब बनेगा 3 1 4 2। 3 1 4 2 किस में है? ये देखो, देखे। अच्छा, इसमें 3 है नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो वैसे ही पकड़ में आ रहा है, ये तो नजदीकी से ही एक ही ऑप्शन से उत्तर हो रहा है, एक ही ऑप्शन से उत्तर हो गया। बिल्कुल लक्ष्मी नारायण मिश्र का ये सन्यासी बाबा है ना। तो उत्तर आपका बी उत्तर एकदम क्लियर है। चले भाई, चलो, वेरी गुड, बहुत अच्छा उत्तर आप सभी ने दिया।
बहुत प्यार करते हैं मेरे राजा मुझे। ये थोड़ा सा कठिन सवाल है बेटा, और ऐसा सवाल पूछा जाता है नेट में अधिकतर, नेट में पूछा जाता है अधिकतर। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट में नाटकों के रचना काल को आरोही क्रम में छुपाना है आपको। अगर आपको याद हो तो इनकी डेटों के हिसाब से आप कर सकते हो, बाकी का गलती नहीं करना है ना भाई। देख लेता हूं मैं, फिर मैं आपको बता ही रहा हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं आपको बता देता हूं एक बार फटाफट से। सभी लोगों ने कर दिया लाइक? नहीं कर रहे यार, कुछ लोग तो मान ही नहीं रहे, पढ़ने में इतने मशगूल है कि नहीं कर रहे। पेपर अमित अभी कोई पेपर नहीं, तो आपको वैसे ही इसका उत्तर है बेटा सी। कौन सा है? सी। आपको देखना सबसे पहले अंधेर नगरी, अंधेर अंधेर नगरी है। आपको पता किसका अंधेर नगरी? भारतेंदु का है। किसका? ये भारतेंदु का है। कब लिखा था ये अंधेर नगरी? अंधेर नगरी चौपट राजा है। अंधेर नगरी कब लिखा? 1880 भी इसकी डेट मिलती है, 1880, कहीं कहीं पर 1881 भी इसकी डेट मिल जाती है, लेकिन ज्यादातर इसका 80 उत्तर राइट होता है। ठीक है। अच्छा, ध्रुव स्वामिनी की डेट देखे अपन। ध्रुव स्वामिनी तो ये तो 1933 है, सभी को पता है। ध्रुव स्वामिनी, ये है आपका ध्रुव और स्वामिनी, और ध्रुव स्वामिनी है जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद का नाटक है ये, 1933 में लिखा गया है। अब आपके पास में स्वप्न भंग है। ये किसका स्वप्न भंग? हरिकृष्ण प्रेमी का। किसका है? स्वप्न भंग। स्वप्न भंग, और स्वप्न भंग है वो है हरि कृष्ण प्रेमी का। हरि कृष्ण प्रेमी, और ये लिखा गया था 1940 में। अब आधे अधूरे जो अपन ने अभी पढ़ लिया था, आधे अधूरे, आधे अधूरे, तो आधे अधूरे है वो है आपका मोहन राकेश का, और मैंने अभी आपको डेट बताई थी इसकी 1969 ईस्वी। कर लिया सबने? चलो, सी उत्तर इसका एकदम राइट है, करेक्ट है। तो आपका उत्तर सी यहां पर क्लियर होने वाला है। क्लियर है भाई? चलो अगला सवाल चलता हूं। अंगूर की बेटी नाटक के रचयिता, बहुत ज्यादा बार पूछता है अंगूर की बेटी में। इसमें शराब पीने वालों की बुराई की गई है, बहुत भयंकर वाली, नशा मदिरा, इस पर बात किया। अंगूर की बेटी, और अंगूर की बेटी किसको कहा है? शराब को। किसको कहा है? शराब को कहा है। बहुत शानदार। चलो भाई, 80 में भारत दो दशा है, बिल्कुल सही है। नहीं, डेट उसकी भी 80 भी मिलती है। बहुत बढ़िया। 80 और 33 40 बिल्कुल सही है आपकी डेट, एकदम सही है जी। जी मैं कब कर रहा हूं कि बिल्कुल सही है। अंगूर की बेटी नाटक के रचयिता कौन है? गोविंद बल्लभ पंत, सेठ गोविंद दास, वृंदावन लाल वर्मा, विष्णु प्रभाकर। ओहो, दो दो गोविंद आपके सामने है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। अंगूर की बेटी की बात की गई है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपका उत्तर मैं देख लेता हूं, फिर मैं चलता हूं अपने जवाब पर। तो आपको ध्यान रखना है, न विष्णु है, न वृंदावन है, न सेठ गोविंद है, गोविंद बल्लभ पंत इसका उत्तर राइट है। कौन सा है? गोविंद बल्लभ पंत इसका उत्तर राइट है। अगले सवाल पर आता हूं। उदय शंकर भट्ट का नाटक कौन सा नहीं है? उदय शंकर भट्ट का नाटक कौन सा नहीं है? यह सवाल आपको पूछा है। उदय शंकर भट्ट का नाटक नहीं है। गोविंद बल्लभ पंत, आग जला दी भाई तुमने तो अब की बार तो। चलो भाई, चलो, उदय शंकर भट्ट का नाटक, उदय शंकर भट्ट का नाटक अंबा, मुक्तिपथ, युगे युगे क्रांति, दाहर। तो आपको पूछ रहा है कि नहीं है, पूछा है, तो आपका जवाब यहाँ पर सी है। और ये युगे युगे क्रांति है, ये है आपका विष्णु प्रभाकर का। किसका है बेटा? विष्णु प्रभाकर का है। विष्णु प्रभाकर का नाटक है ये। कौन सा? युगे युगे क्रांति। सी उत्तर एकदम राइट है, बिल्कुल विष्णु प्रभाकर का है। एकदम करेक्ट आंसर मेरे राजाओं, एकदम शानदार है। अगले सवाल पर चलूंगा मैं। टूटते परिवेश नाटक के रचयिता कौन है? टूटते परिवेश नाटक के रचयिता कौन है? टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर, उदय शंकर भट्ट, मोहन राकेश, उपेंद्रनाथ आस्कर।
टूटते परिवेश नाटक के रचयिता कौन है? विष्णु प्रभाकर जी, युग युग क्रांति के, बिल्कुल विष्णु प्रभाकर जी है। वेरी गुड, शानदार जवाब आपके आ रहे हैं। बहुत टैलेंट विद्यार्थी इस सेशन में जुड़ते हैं, बिल्कुल उनका शुक्रिया, बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं ऐसे विद्यार्थियों का जो सिलेक्शन लेके आएंगे। कभी न कभी तो एक व्यक्ति तो, दो व्यक्ति, 20 व्यक्ति तो लिखेंगे ही कि सर हमने भी आपसे पढ़ा था। इतना ही काफी होता है गुरु के लिए, तो है ना भाई, बिल्कुल। चलो जी, तो ये भी आपका उत्तर यहाँ पर विष्णु प्रभाकर, युगे युगे क्रांति और टूटते परिवेश, दोनों में आपका उत्तर था विष्णु प्रभाकर, दोनों में उत्तर था आपका विष्णु प्रभाकर। सिंदूर की होली, अभी तो पढ़ा था अंगूर की बेटी, गोविंद वल्लभ पंत, और अब पढ़ रहे सिंदूर की होली, लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ आस्क, गोविंद दास, सेठ गोविंद दास जी। आग जला रखी है तुमने भी, तो तुमने कौन सी कसर छोड़ रखी है? लाइक तो करना ही रहे हो तुम, है ना? लाइक तो मैं कहूंगा तो भी नहीं करोगे, तुम्हारे जचे की तो ही करोगे, कोई बात नहीं, तुम्हारे जचे तब करना। पढ़ लो, सिंदूर की होली लिखो भाई। सिंदूर की होली किसकी रचना है? लाल है या मिश्र है? बताओ, ये लाल है या मिश्र है? इसमें ही खाएगा चक्कर, इसमें ही तो खाएंगे चक्कर। लाल है या मिश्र है? सिंदूर की होली, अरे भाई सिंदूर है ना, वो लाल नहीं है, वो पीला पीला है, ऐसे ध्यान रखो। सिंदूर लाल नहीं है, पीला पीला है। सिंदूर लाल नहीं है, पीला पीला है। कैसा है? पीला पीला। तो पीला पीला तो नोट लक्ष्मी जी देती है अपन को। ये लक्ष्मी जी 1934 में, 34 ईस्वी में लिखा गया था। कौन? सिंदूर की होली। अरे बहुत ही गजब वर्णन है इसमें। जो महिलाएं हैं उनकी जो शादीशुदा जिंदगी है, विधवाओं की जिंदगी का वर्णन किया है इसमें, सिंदूर की होली में गजब का वर्णन किया गया है। बी उत्तर आपका बहुत शानदार वर्णन है। चलो मैं आगे, चलो भाई। मोहन राकेश का नाटक कौन सा है? अब इसमें से कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती होगी। इस सवाल का जवाब तो, ये तलवार चलने वाली बात है। इस पर तलवार, बंदूक, बम फम सब चीज चल सकते हैं। बिल्कुल मैं घर आके लड़ाई कर सकता हूं आपसे अगर इसका जवाब गलत दिया तो। किसी ने भी गलत दिया तो, इसका जवाब गलत दिया तो मैं तुम्हारे घर आके लड़ाई कर सकता हूं। इतना जबरदस्त सवाल है, इतना जबरदस्त और इतना सीधा। पीला पीला पीला, है ना? चलो जी चलो, क्या जवाब आपका आ रहा है? हाँ मुझे पता है तुम सरकार के पास में जाओगे और कुछ नहीं करने वाले हो, है? चलो भाई, कौन जवाब आप में से दे रहा है? हैं? 1958, 1963, 1969। अभी तो पढ़ा है थोड़ी देर पहले। डेट जरूर याद कर लेना, किसी को नहीं हो तो याद कर लेना। 1958, 1963, 1900। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। एक और है इसमें विशेष बात, पैरों तले जमीन। नोट लगाएंगे बेटा यहाँ पर और लिखना है पैरों तले जमीन, पैरों तले जमीन, पैरों तले जमीन, पैरों तले जमीन। नोट लगा लिया आपने? यहां लिखना है मोहन राकेश का अधूरा नाटक है। मोहन राकेश का अधूरा नाटक है। कौन सा? ये अधूरा नाटक है। मोहन राकेश का कैसा नाटक है? अधूरा नाटक है। कौन सा? पैरों तले जमीन। अब तो याद हो जाएगा। अब भी करोगे गलती? नहीं, कर लो। अधूरा नाटक है ये। कौन सा? पैरों तले जमीन। ठीक है, क्लियर है क्या? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेरी मोस्ट बात मैं अब और बताने वाला हूं एक और। ये पैरों तले जमीन है, इसको कमलेश्वर ने पूरा किया था। कमलेश्वर ने पूरा किया था इसको। ये और बात ध्यान रखनी है भाई। ओके राजाओ, तो इसका उत्तर तो अपन ने सरकारी ऑप्शन चुन लिया। 58, 63, 69, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। ऐसे ही क्रम से याद रख लेना। अगला सवाल ये कठिन सा आया थोड़ा सा, कोई कर ले तो बढ़िया है, नहीं कोई खास बात नहीं है। बिल्कुल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चलो भाई चलो।
सही क्रम बताना यार, इतना सरल सवाल आ गया, अब मैं क्या करूं इसमें। है कर दिया। प्रसाद जी के नाटकों का रचनाकाल आरोही क्रम में, आरोही का मतलब आरोहण करना, चढ़ना। अजात शत्रु है वो 1922 में लिखा था, स्कंदगुप्त 1928 में लिखा था, चंद्रगुप्त 1931 में लिखा था, और ये ध्रुव स्वामी ने 1933 में। अब बताओ, इतना सरल सा था ये, इसमें कहाँ दिक्कत आ रही थी आपको? दिमाग की लगाने की जरूरत नहीं थी, क्रम बना हुआ था बिल्कुल। ये देखो क्रम बना हुआ था। EMRS PGT का अमित अभी कोई कोई सूचना नहीं, किसी के पास कोई भी यूट्यूब वाला पागल बना रहा है, बिल्कुल पागल नहीं बनना बेटा। मैं कभी सूचना देता हूं आपको? कभी नहीं देता ना किसी की भी, क्योंकि किसी को भी मास्टर को कुछ भी पता नहीं होता है। ये सच ईमानदारी बता रहा हूं आज, दिल की बात। अनुमान लगा सकते हो बेटा, अनुमान कभी भी सच नहीं होता है। आज तक कोई व्यक्ति बता जिसका अनुमान सच है? ईश्वर के अनुमान का आगे किसी का नहीं चलता। या तो जो परीक्षा ले रहे हैं उनको पता है, या ईश्वर को पता है, बस इतना रखो। पढ़ाई करो बस रात और दिन। हाँ, कभी कभी मजाक करती है यार, ये भी, तुम भी तो मजाक करते हो। तुम कौन सा कमी छोड़ते हो, तुम भी तो मजाक करते हो। तो ये भी करेगी, अब आज भी कभी कभी करेगी तो करेगी, मैं क्या करूं अब। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों को रचना काल का आरोही क्रम लगाओ। इसको भी मैं आपको जल्दी ही बता देता हूं, फटाफट से अगर देना चाहते हो आप सकते हो इसमें उत्तर। कर दो फटाफट से। देखिए यहां पर इसका उत्तर है जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों का 1951, 1961, और इसके बाद में आपका 1969, और आपको ये है 1974, दशरथ नंदन, 74 ईस्वी। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन। बी उत्तर एकदम। अरे वाह, मेरे लाडलो ने पहले ही चुनाव कर दिया। मैं तो सोच रहा था मैं जल्दी उत्तर बता रहा हूं। कोणार्क 51 में लिखा गया है, शारदिया 61 में लिखा गया है, पहला राजा 69 में, दशरथ नंदन है ना 1974 में। ठीक है, वेरी गुड, शानदार। KM रजनी, अरे बहुत टैलेंट हो आप तो बिल्कुल। आपका उत्तर यहाँ पर कौन सा है? बी एकदम क्लियर है। जगदीश चंद्र माथुर के पूरे नाटक इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला सवाल आपके सामने है, लहरों के राजहंस में नंद का व्यक्तित्व किसका प्रतिनिधित्व करता है? लहरों के जो राजहंस नाटक लिखे किसने? अभी पढ़ा आपने 58, 63, और कितना पढ़ा था मुझे पता नहीं है, 69, आधे अधूरे। तो लहरों के राजहंस लिखा था 1963 में। कब लिखा था? 1963 में। किसने लिखा है? मोहन राकेश ने। किसने लिखा है? मोहन राकेश ने। अब मोहन राकेश ने तो लिखा है, लेकिन मुझे पूछना है कि नंद का व्यक्तित्व किसका प्रतिनिधित्व करता है? जो नंद होता है इसमें, वो क्या करता है इसमें? यहाँ पर वर्णन किया गया है, ये आपका बी उत्तर यहाँ पर करना है आपको। लहरों के राजहंस में नंद का व्यक्तित्व किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? आधुनिक भावबोध से युक्त संघर्षशील मानव का। अगला सवाल चलेंगे, कौन सा पात्र आधे अधूरे का है? कौन सा पात्र है वो आधे अधूरे का? मोराना मध्य प्रदेश से नमस्कार। माइक चेंज नहीं हो रहा है यार, ये माइक की प्रॉब्लम नहीं है,
ये प्रॉब्लम हमारे ओबीएस में आ रही है, पता नहीं कहां पर आ रही है, ये समझ में हमको खुद को भी नहीं आ रहा, ईश्वर ही जाने। कौन सा पात्र आधे अधूरे का इसमें नहीं है? आधे अधूरे का है महेंद्रनाथ, सावित्री, जुनेजा, इनमें सभी। हाँ जी, हाँ तो सरकारी ऑप्शन पर आने वाले मुझे पता है बिल्कुल। महेंद्रनाथ, सावित्री, जुनेजा एकदम राइट है। सरकारी ऑप्शन आपका डी उत्तर यहाँ पर सही है। सरकारी पर सबसे ज्यादा चलते हैं लोग बाग। चलो अगला देखते हैं, इनमें से धर्मवीर भारती का गीति नाट्य बताओ। धर्मवीर भारती का गीति नाट्य बता दो मुझे, तो ये पहचान करनी है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के सवाल पूरे ही एक साथ आपके बहुत अच्छे थे, अगर आपको समझ में नहीं आता तो वो बात आपकी अलग है। चूहे ने तार नहीं काटा है, इसके पता नहीं कहाँ दिक्कत आ रही है, कोई मजाक कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है हमसे है। इसका भी अंत आने वाला है किसी न किसी दिन। हाँ जी, अंधा युग गीति नाट्य पूछा है बेटा यहाँ पर। कर दिया। ओह ओ मेरे लाडलो, बेटा कनुप्रिया है या अंधा युग है ये देखना आपको। तो बेटा यहाँ आपको ध्यान देना है, का यहाँ पर वर्णन है महाभारत के 18वें दिन से, 18वें दिन से कृष्ण की मृत्यु तक का वर्णन है इसमें। अब बताओ, इसमें तो इन्होंने कृष्ण की मृत्यु और करवा दी है ना। अंधा युग में धर्मवीर भारती ने कृष्ण की मृत्यु भी करवा दी। 18वें दिन से कृष्ण की मृत्यु तक का वर्णन किया है 1954 में। ये आपका ये उत्तर था। चलो कट कट आ रही है तो मैं इसको पूरा कर देता हूं, 2 सवाल और पढ़ा देता हूं, क्या करूं अब। ये तो परेशान करेगी जो करेगी ही, अब मैं कैसे कर सकता हूं इसमें। मैंने खूब देख लिया इसको, काफी लोगों को बता लिया, लेकिन कुछ को समझ नहीं है। अंधा युग का नायक कौन है, सवाल बड़ा अच्छा है। बिल्कुल टेस्ट परीक्षा में आया था। अब मुझे तो क्या पता, मैं तो मेरे रजिस्टर में से बनाता हूं, मेरे रजिस्टर में से बनाता हूं बेटा। मैं तो मेरे रजिस्टर में से क्वेश्चनों को मैं तो देखो हूं, मैं तो देखो ऐसे मेरे नोट्स है ना, उनको मैं ऐसे बनाता हूं और इनमें से लिखता हूं मैं तो पूरा। मेरे अलग से स्पेशल पूरे नोट्स बना रखे हैं मैंने इस तरीके से। ये पूरे नोट्सों पर पूरे पूर्ण रूप से हाथ से लिखता हूं क्वेश्चनों को, एक एक को जब टाइप होता है मेरा तो क्वेश्चन, इस तरीके से पूरे नोट्स आपके लिए बनते हैं। मैं तो बिल्कुल भी, हाँ मैं तो मेरे हिसाब से ही बनाता हूं मैं तो, है ना। क्वेश्चन प्रश्नोत्तरी, आपकी बुक, आपके टेस्ट सीरीज, चाहे आपका नोट्स, सब मैं तो एकदम अच्छे तरीके से। इसमें है आपका अश्वत्थामा, कौन है अश्वत्थामा, डी उत्तर आपका क्लियर है। चलो आपको आवाज नहीं आ रही तो अपन लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, 25 तक कर लेते हैं, कोई नहीं, 2 सवाल और कर लेते हैं, क्या करें, 2 सवाल और कर लेते हैं बिल्कुल। तो अंधा युग में कितने अंक है ये सवाल आपके सामने है। अच्छा सवाल है, 2 सवाल और करवा देता हूं फिर छोड़ दूंगा चाहे। टेस्ट पेपर अभी नहीं देंगे, एग्जाम के टाइम पर देंगे, लवी यादव। हाँ चलो ठाकुर जी, वेरी गुड। हाँ जी, लवी एग्जाम के टाइम पे दूंगा मैं, अभी टेस्ट पेपर कोई नहीं दूंने वाला हूं मैं। पहले तो मेरे ऐप पर जिन्होंने कोर्स खरीद रखा बेचारे, इनका उनका तो कराऊं मैं कुछ, उनको कुछ नहीं दे रहा बेचारों को। तो देखो, ये 5 3
सी उत्तर आपका एकदम क्लियर होगा। कौन सा है? सी। 5 अंक इसमें दिए गए हैं, उत्तर सी राइट है। अगला सवाल लेते हैं अपन, नारी समस्याओं का चित्रण प्रसाद के किस नाटक में हुआ है? नारी समस्याओं का चित्रण प्रसाद के किस नाटक में हुआ है? अब भी आवाज खराब हो रही है क्या? अब तो बता दो। अंतराल समापन, वेरी गुड। रामपुर की धरती से बीएस जी आपका स्वागत है जी, बिल्कुल। आवाज आ रही है? पूरे करवा दूं? चलो पूरे करवा देंगे। तो अरे तुम्हारा प्यार चाहिए हमको, तो प्यार के भूखे हम तो। चलो चलो जी। नारी समस्या का चित्रण प्रसाद के किस नाटक में की गई है, ये आपका सवाल है। सरल शाक है, सरल शाक है। और आप सभी को पता, नारी की समस्या का वर्णन 1933 में लिखा गया नाटक आपका ध्रुव स्वामिनी है। इसमें आपका नारी समस्याओं का चित्रण किया गया है। क्लियर है? वेरी गुड। अरे यार, अमेरिका की धरती से ऐसे मत फेंको यार, कुछ भी मत फेंको। कौन सा पात्र ध्रुव स्वामिनी नाटक का नहीं है? कौन सा पात्र है ध्रुव स्वामिनी नाटक का नहीं है? चंद्रगुप्त, मंदाकिनी, शिखर स्वामिनी, बंधु वर्मा। कौन सा पात्र है वो ध्रुव स्वामिनी नाटक का नहीं है? सवाल आपके सामने जोरदार है। आप सही है आवाज? तो मैं कह रहा हूं ना, ये मायक भी तो मजाक करता है यार, ये भी करता है कभी कभी मजाक मेरे साथ में। तुम तो करते ही हो। ये देखो, मैंने कहा भी कह रही थी मैं तो अमेरिका से देख रही हूँ। इटावा की धरती से बोलो दीपक पवार, वेरी गुड। चलो 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 जी, क्या जवाब दे रहे हो आप? अब देखना इसमें कितने लोगों का खात्मा होगा। इसमें इसमें होगी कटिंग, इसमें होगी कटिंग, इसमें मारे जाएंगे देखना बहुत सारे लोग। और बहुत तगड़ा उत्तर है इसका। हाँ बिल्कुल। चलो मैं बता देता हूँ, बहुत गलत कर रहे हो आप जवाब। कुछ लोग रास्ते से भटक गए हैं बेटा। चंद्रगुप्त इसमें नाटक का पात्र है, मंदाकिनी है, शिखर स्वामिनी है, और बंधु वर्मा इसमें नहीं है। ध्यान रखेंगे, डी उत्तर है इसका। ए तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसीलिए चंद्रगुप्त लिखा पहले। चंद्रगुप्त इस नाटक का पात्र है ध्रुव स्वामिनी का, ध्यान रखें, बंधु वर्मा नहीं है। चलो अगला सवाल चलते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक में कितने अंक है? ध्रुव स्वामिनी नाटक में कितने अंक है? बरेली से है अर्चना। अरे स्वागत है जी आपका। आपका तो प्यार इतना है आप सबका। तो लाइक तो यार काफी लोगों ने किया है यार, 332 ने कर दिया, केवल 100 लाइक नहीं कर रहे हैं, बाकी सब ने किया लाइक। तो बहुत मजेदार तरीके से। वैशाली की धरती से नमस्कार, ये हुई ना बात। चलो थैंक यू आप सभी को। ध्रुव स्वामिनी में आपको बताने हैं अंक, तो आप देख लीजिए। उत्तर आपका 3 अंक है, ध्यान रखेंगे। कितने अंक है? 3 अंक है। अच्छा 5 अंक किस में पढ़े आपने? अभी पढ़े आपने 5 अंक। अंधा युग में 5 अंक है, और यदि मैं ध्रुव स्वामिनी की बात कर रहा हूं तो इसमें 3 अंक है। चकमे में नहीं पड़ जाना। स्कंदगुप्त नाटक का उद्देश्य क्या है? स्कंदगुप्त नाटक का उद्देश्य क्या है? चलो भाई, 2 सवाल और रहे आपके, 2 सवाल और रहे, खींचो फटाफट से। राष्ट्रीयता एवं देशभक्ति की भावना जगाना, बिल्कुल सही है। प्रेम के आदर्श स्वरूप का चित्रण करना, बिल्कुल सही है। विदेशी आक्रांताओं को देश से बाहर करने के लिए मजबूत केंद्रीय सत्ता की आवश्यकता को निरूपित करना, ये सब के सब सरकारी उत्तर वाला का डी उत्तर आपका क्लियर है। चले बहुत बढ़िया। चित्रकूट से बिल्कुल नमस्कार, बिल्कुल नमस्कार, बिल्कुल नमस्कार है भाई। अगला सवाल अपन का चल रहे अपन 29वें सवाल पर। वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीति छल छंद की धूल उड़ती है, यह कथन प्रसाद जी के किस नाटक का है? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। कोर्स लेने की पूरी प्रोसेस संगीता हिंदी ज्ञानधारा ऐप डाउनलोड कर दो, और डाउनलोड करने के तुरंत बाद आप ऐप पर जो कोर्स लेना चाहते हो उस कोर्स पर क्लिक करो। आपको वो नाम पता मांगेगा, मोबाइल नंबर मांगेगा, और फिर आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। 25% छूट आपको लेनी है तो गांधी 25
गांधी 25 लगा देना, GAN और DHI, गांधी 25 कोड लगा देना और आपको उस कोर्स पर 25% की छूट मिल जाएगी। और फिर भी यदि कोई समस्या है तो ये नंबर दे रखे हैं 9983374293 पर मुझे कॉल कर लेना, है ना। फिर भी कोई समस्या तो इस पे कॉल कर। तो क्या कह रहे हैं इसमें, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीति छल छंद की धूल उड़ती है। बताओ कथन किसका है? कौन से नाटक का है? ओहो, लास्ट सवाल पर चलूंगा मैं अब। तो आपको उत्तर देना है ध्रुव स्वामिनी। अब किस किसने दिया है? सी। मैं देख लेता हूं, ध्रुव स्वामिनी, सी। जय पंडोखर सरकार की। चलो लास्ट सवाल पर आते हैं। ये आपका लास्ट सवाल, कौन सा नारी पात्र ध्रुव स्वामिनी का नहीं है? कौन सा पात्र है ध्रुव स्वामिनी का नहीं है? मंदाकिनी, ध्रुव स्वामिनी, देवसेना आपका किसका पात्र आप सब जानते हैं, चंद्रगुप्त का है या स्कंदगुप्त का है? बता दो। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षतिज पर मिलता एक सहारा, है ना। तो देवसेना आपका यहाँ पर उत्तर राइट है। सवाल आपके सामने आ चुके हैं। बिल्कुल स्टेट में 128 अंक आ रहा है। वाह अभिषेक, ये तो बहुत शानदार नंबर आपके। पंडोकर सरकार की जय हो। बिल्कुल बिल्कुल। कल क्लास नहीं हुई थी, मेरी तबीयत सही नहीं थी इसलिए नहीं ली थी मैंने, ठीक है ना बेटा। तो आज अपन ये क्लास को लेंगे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर तो अपन लगाएंगे टाइम, और जो प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है उसको फटाफट चलेंगे आगे। देवी जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रमाद से क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं। यह कथन प्रसाद जी के कौन से नाटक से लिया गया है? ये आपको ध्यान रखना। देवी जीवन विश्व की संपत्ति है। हे देवी, जीवन तो विश्व की संपत्ति है, और ये जो कथन है आपका विश्व की संपत्ति है, ये है आपका प्रसाद। प्रमाद से क्षणिक आवेग, प्रमाद का मतलब होता है आलस्य, आलस्य क्षणिक आवेग या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना तो ठीक नहीं है। यह कथन है वो कौन से नाटक से लिया गया है? सवाल आपका पूछा गया है, तो इसमें विचलित नहीं होना बेटा, बिल्कुल भी आपको बता देता हूं मैं, विचलित नहीं होना है। इसमें आपका उत्तर, यहाँ पर आपका उत्तर है वो ध्रुव स्वामिनी है। बिल्कुल भी विचलित नहीं होना, फंसना नहीं है। अब इसमें कोई डिटेल बताने की है ही नहीं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें डिटेल बताने का कोई सिस्टम ही नहीं होता, तो वहां क्या बताऊं मैं। तो यहाँ सीधा उत्तर है कि ध्रुव स्वामिनी से लिया गया है। इनकी सबकी 31 अपन ने डेट कल परसों देखी है। अजात शत्रु की 1922 अपन ने अभी देखी है, कल पढ़ी है, परसों इसमें चंद्रगुप्त 1931 पढ़ाई है, स्कंदगुप्त 1928 अपन ने पढ़ाई है। बिल्कुल, तो ये डेट जब याद है तो अपन को क्या मतलब है इस फालतू का डबक करने से। राजनीति ही मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं है, राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठो। ये कथन किसका किससे है? राजनीति ही मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं है, राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठो, यह कथन किसका किससे है? 32वें सवाल का जवाब आपको देना है, ठीक है ना। तो ये आपका पहली बात तो आप देखेंगे किसका किससे है, तो आपको मैं बता देता हूं, इसमें आपको वक्त खराब करने की जरूरत नहीं है इतना ज्यादा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए इसमें आप देखेंगे कौमा ने सकरात से कहा था, तो इसमें आपको इतना दिमाग नहीं पचाना, इतना महत्वपूर्ण सवाल ये है नहीं है, ठीक है भाई। चलो ये आपका थोड़ा सा महत्वपूर्ण सवाल है। पुरुषों ने स्त्रियों को पशु संपत्ति समझकर, पुरुषों ने स्त्रियों को पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है, वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यह कथन किस पात्र के प्रति है? ध्रुव स्वामिनी का चंद्रगुप्त से है, ध्रुव स्वामिनी सकरात से कह रही है, या ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त से या मंदाकिनी रामगुप्त से कह रही है? ये सवाल आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के करना पड़ेगा। कौमा का सकरात से था वो, बिल्कुल उसमें ये उत्तर था। 32वें, अब 33वें सवाल का आपको जवाब देना है कि पुरुषों ने स्त्रियों को पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का काम किया है, तो ये आपका उत्तर कौन सा हो सकता है? इसमें
यहां पर किसने किससे कहा है? और ये नाटक ध्रुव स्वामिनी से लिया गया है, ध्यान रखेंगे। कहां से लिया गया है? ध्रुव स्वामिनी से। ध्रुव स्वामिनी, तो ध्रुव स्वामिनी से ये लिया गया है। तो ये देखिए, आप ध्यान से सुनेंगे, यहां ध्रुव स्वामिनी ने रामगुप्त से ये बात कही है। क्या कहा है? कि पुरुषों ने स्त्रियों को पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया, वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यह कथन ध्रुव स्वामिनी ने रामगुप्त से कहा है। अगला सवाल है आपका, प्रसाद का कौन सा नाटक रंगमंचत्या और अभिनेता की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये सवाल तो आपके लिए काफी बार पूछा गया भी है और आ भी सकता आगे भी। ये सरल सा सवाल आपके सामने है। बिल्कुल मैं आपको ले चलूंगा 34वें सवाल पर। जिस सवाल में दम होगी, जहां समझाने की बात होगी, काम की चीज होगी, वहीं पर रुकूंगा मैं, नहीं तो नहीं रुकने वाला हूं। आपका एक भी मिनट टाइम खराब नहीं करूंगा। चलो, बिल्कुल स्त्री कोई बेचने की वस्तु नहीं है, ये भी ध्रुव स्वामी ने कहा है। और ये तो बड़ा सरल सा सवाल है, इससे सरल तो कोई सवाल हो भी नहीं सकता शायद, मुझे लगता है। ठीक है ना भाई? बिल्कुल, इससे सरल तो कोई सवाल ही नहीं हो सकता है। रंगमंचता एवं अभिनेता की दृष्टि से कौन सा सबसे बेहतरीन नाटक है? तो वो नाटक है आपका डी। चाहे उसको रंगमंच के ले लिए, चाहे उसमें अभिनय कराया जाए। वैसे तो जयशंकर प्रसाद के नाटक रंगमंच के योग्य ही नहीं है, एक ही नाटक है इनका रंगमंच के योग, कौन सा? ध्रुव स्वामिनी है। क्लियर है सभी को? चलो अगला सवाल चलते हैं अपन। कौन सा पात्र चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है? कौन सा पात्र है वो चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है? देखो, सवाल सभी तरह के आते हैं, कभी नॉर्मल भी आते हैं, कभी कठिन भी आते हैं, कभी सीधे भी आते हैं। तो जो लिंक से लिंक जुड़ी रहेगी ना आपकी, तो आपकी जो पढ़ने की जो रेगुलरिटी है वो रिदम बनी रहेगी। और अगर अपन को सीधा लगा फिर छोड़ गए, फिर ऐसे, है ना? हाँ मनीष पांडे, बिल्कुल थके थके हैं आज। चलो, इनमें से कौन सा पात्र है वो चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है? नहीं है पूछा, नहीं है। 35वें सवाल का जवाब आपको दिया है कि नहीं है, कौन सा है? तो सिंहहरण, अलका, चाणक्य तो उनके है, मिहिर देव यहां पर इस नाटक के पात्र नहीं है। आपका उत्तर, आपका डी उत्तर क्लियर है। ज्यादा काम का मतलब नहीं है। आर्य क्रियाओं का लोप हो जाने से इन लोगों को ब्रसलत्व की मिला। वस्तुतः ये क्षत्रिय है। कथन किस नाटक का है? ये भी मैं आपको जल्दी बताने की कोशिश करूंगा। ये भी आपका ज्यादा काम का प्रश्न नहीं है, ध्यान रखेंगे। आर्य क्रियाओं का लोप हो जाने से इन लोगों को ब्रसलत्व की मिला। वस्तुतः ये क्षत्रिय है। एक कथन आपका चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। हाँ, कई कारण है सुरेश जी इसके। तो भाई, इनके नाटक बहुत बड़े हैं, काफी बड़े हैं, पात्र बहुत ज्यादा है ना? तो रंगमंच के योग नहीं है, इसलिए इस सवाल का जवाब आप दे सकते हो, फटाफट से दे सकते हैं। देखिए कौन दे सकता है फटाफट से आप। चलो भाई, ऐसे ही आ रहा है, कुछ भी सोचने का आवश्यकता नहीं है, नहीं है। 22 से शुरू है ना? और चंद्रगुप्त 1931 पे खत्म है। ये लो, बिल्कुल बी उत्तर आपका क्लियर है। कितने लोगों ने दिया भी? और सबने दिया है, वेरी गुड। एक दो लोग को चकमा खा रहे हैं, बाकी का सबका उत्तर राइट है। चलो कोई नहीं, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आ गया, अंधेर नगरी का पात्र नहीं है। अंधेर नगरी का पात्र नहीं है। गोवर्धन दास, नारायण दास, राजा और जुनेजा। 38वें सवाल का जवाब बी वाला नहीं रहा है गुरुजी। आवाज कट रही है आज भी? आज तो कटनी नहीं चाहिए, आज तो हमने कंप्यूटर को सही करवाया है। हम्म।
आवाज कट कट के आ रही है। तो यार हमने तो इसको आज ही सही करवाया, कंप्यूटर को फिर से, कंप्यूटर को आज ही सही करवाया है। चलो, जुनेजा, वेरी गुड। राजा है, नारायण दास है और गोवर्धन दास है। अब इसमें डिटेल बताने की कोई बात ही नहीं है, मैं क्या करूँ। ये काम का प्रश्न है। भारत दुर्दशा किस वर्ग में रखा जाने योग्य नाटक है? नाटिका है, प्रहसन है, नाट्य रासक है, या इनमें से कोई नहीं है? बिल्कुल, जुनेजा नहीं था उसमें तो, बिल्कुल। लेकिन वो इतने काम का प्रश्न नहीं है, इतने काम का प्रश्न नहीं है। भारत दुर्दशा नाटक के बारे में सवाल पूछा है यहां पर। भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा कब लिखा गया था? कोई कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। वॉइस प्रॉब्लम सब सही हो जाएगी, थोड़ी देर में सही हो जाएगी। भारत दुर्दशा किस वर्ग में रखा जाने योग्य नाटक है? नाटिका है, प्रहसन है, नाट्य रासक है। बिल्कुल, इसको नाट्य रासक भी कह सकते हैं, लास्य रूपक भी कह सकते हैं इसको, लास्य रूपक, दोनों ही नाम मिलते हैं इसके, ध्यान रखेंगे। तो 80 उत्तर आपका एकदम कंफर्म है, शानदार तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, 1880 81 इसकी डेट मिलती है, सॉरी 1980 या 81 भी इसकी डेट मिलती है, ज्यादातर उसकी 80 मिलती है। ठीक है, ओए 1880 81, ठीक है ना ये। चलो, चूरन हाकिम जो खाते सब सब पर दूना टिकस लगाते, चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। ये पंक्तियां भारतेंदु के किस नाटक से ली गई? दशा, नील देवी, दुर्लभ बंधु। 40वां सवाल आ गया आपके सामने, 1880, बिल्कुल वेरी गुड। 1880 एकदम करेक्ट आंसर है, 1880 बिल्कुल। 80 81 भी मिलता है कहीं कहीं पर, लेकिन 80 ज्यादा बेहतर उत्तर उसका। मौलिक नाटक हरिश्चंद्र भारतेंदु का, मौलिक नाटक याद करवाऊंगा आपको, हैं? मौलिक नाटक याद करवाऊं? चलो चलो चलो, लिखो फटाफट से लिखो, इसका जवाब दो फटाफट से। चलो, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकाशेर भाजी, टकाशेर खाजा, यही है आपका अंधेर नगरी। ठीक है भाई, अंधेर नगरी। भारतेंदु के जो नाटक है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रसाद के नाटकों की नहीं है? नहीं है, छांटनी है। ये सवाल आपका इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। इसका जवाब आपको सोच समझ करके देना है, जल्दी से देना है, अच्छे तरीके से सोचना है, गलती नहीं करनी है। अच्छे तरीके से समझ लेना, तब उत्तर देना है ना भाई। हम्म चलो मैं चलता से। हम्म। कर दिया आपने? मैं दिमाग लगा रहा हूं, फटाफट से देख रहे हैं अपन। 41वें प्रश्न का जवाब देना आपको, तो मैं पढ़ के बता देता हूं एक बार आपको।
प्रसाद के नाटक न सुखांत है न दुखांत है, अपितु वे प्रसादांत है। बिल्कुल सही, प्रसादांत, प्रसादांत है, ये बिल्कुल सही है। प्रसाद के नाटकों में भारतीय एवं पाश्चात्य नाटक कला का समन्वय मिलता है। बिल्कुल सही है। प्रसाद के नाटकों में गीत योजना की गई है, बिल्कुल की गई है। प्रसाद के नाटकों में अंग्रेजी शासन का विरोध है। ध्यान से सुनेंगे, इसमें विरोध नहीं किया गया है। आपका उत्तर यहाँ पर डी क्लियर होगा। बहुत सोच समझ के इसका जवाब करना आपको। 41 में आपका डी उत्तर होगा। अधिक तरीके से प्रसाद के नाटकों में अंग्रेजी शासन का भयंकर तरीके से कोई विरोध नहीं किया गया है, इसलिए इसका उत्तर तो डी होगा। ठीक है ना, डी उत्तर होगा। किया आपने डी? कितने लोगों ने किया? हाँ जी, आज 25% की छूट है भैया। आज 12 बजे तक है। प्रसाद के नाटकों में डी उत्तर करना था आपको, ये कठिन सवाल था। चलो, अरुण है मधुमेह देश हमारा, यह गीत प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? अरुण है मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षतिज पर मिलता एक सहारा। बिल्कुल, फटाफट से चलो, आज बहुत कम लोग जुड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों। चलो, पीडीएफ डाला करेंगे अब उस पर, टेलीग्राम पर जिनने ज्वाइन कर रखा उनको पीडीएफ डाला करेंगे, है ना। अरुण है मधुमेह देश हमारा, यह गीत प्रसाद के किस नाटक से है? सबको पता है। क्या उत्तर दे रहे हो आप? ए उत्तर। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैंने कहा था चंद्रगुप्त नाटक से ये लिया गया है। ए उत्तर आपका सही है। ठीक है ना। मौलिक नाटक देखेंगे अपन। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती नामक गीत प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती नामक गीत प्रसाद के किस नाटक से लिया है? 43वें सवाल का जवाब। चलो, बिल्कुल, कार्नेलिया ने कहा था। वेरी गुड, शानदार, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। दूसरे अंक में आ रहे, आकांक्षा ने तो बिल्कुल अंदर तक से बता दिया। 1931 में लिखा गया था। डी उत्तर एकदम राइट है, बहुत बढ़िया। चलो भाई, हिमाद्री तुंग श्रृंग, ये डी है क्या इसका उत्तर? देख लो अब 43वें सवाल का जवाब। सबको पता है कि ये भी कहां से लिया है? चंद्रगुप्त से ही। ये भी कहां से लिया है? चंद्रगुप्त नाटक से ही इसको लिया गया है। डी उत्तर आपका क्लियर है। और मालविका प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? मालविका प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? बताओ, मालविका प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। हाँ जी, हाँ जी, फटाफट। मालविका प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? 44वें सवाल का जवाब। 44 में सी आ गया उत्तर, 44 में ए आ गया उत्तर। किसी का सी आ रहा है, किसी का ए आ रहा है, देखते देखें। गुरुदेव थाने राम राम। थाने भी राम, थाने भी बहुत बहुत राम राम। था को स्वागत है हमारा हिंदी ज्ञान धारा चैनल पे, हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सी उत्तर आ रहा। चंद्रगुप्त से ये भी चंद्रगुप्त के ही थे। तीनों सवाल क्लियर है एकदम, बिल्कुल, है ना। कभी आ जाए तो चूकना नहीं है। प्रसाद के नाटक अभिनय नहीं है, क्योंकि? क्योंकि बताओ, नाटकों को अभिनय नहीं कर सकते, उसमें भाषा क्लिष्ट एवं संस्कृत निष्ठ है, पात्रों की संख्या अधिक है, उसमें दृश्यों की संख्या भी अधिक है, और कुछ दृश्य रंगमंच के अनुकूल नहीं है। उपरोक्त सभी प्रसाद जी के नाटक अभिनय नहीं है। क्यों नहीं है? आपको 45 का जवाब देना है। ये प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छा सवाल है। हाँ जी, बिल्कुल, अलका, मालविका, कार्नेलिया, ये सब चंद्रगुप्त के। मैंने कहा जी बिल्कुल बिल्कुल। चलो जी, चलो, ईजीटी पे 25% की छूट चल रही है। 2200 रुपए के लगभग का पड़ेगा भैया आपको, है ना। हाँ जी, अब तुमको व्याकरण पूरी पढ़ा रहे हैं, काव्य शास्त्र, पूरा इतिहास डिटेल से। और जिन्होंने कोर्स लिया है उनसे पूछो कितने डिटेल से हम पढ़ा रहे हैं आपको। पूरी डिटेल से पढ़ाए हैं आपको। 36 क्लासों में आदिकाल को पूरा किया है मैंने।
36 क्लास रिकॉर्डिंग की। यदि वो लाइव की होती तो वो होती कम से कम 50 क्लास, क्योंकि लाइव में टाइम ज्यादा खाते हैं। चलो कौन दे रहा है इसका सही जवाब? देखा आज बहुत कम लोग देखने वाले हैं, तो मैं बता देता हूं आपको। यहां पर इसका उत्तर देखो, भाषा क्लिष्ट भी है, संस्कृत निष्ठ भी है, पात्रों की संख्या अधिक है और उनमें दृश्यों की संख्या भी अधिक है। कुछ दृश्य वो रंगमंच के योग नहीं है, जब उपयुक्त रखा है तो आपका उत्तर यहाँ पर डी होगा। अगर आपका यहाँ पर डी उत्तर नहीं, इसमें उपयुक्त सभी नहीं होता, तो फिर इसका उत्तर होता बी। पात्रों की संख्या सबसे ज्यादा है इसमें, और दूसरे नंबर पर इसमें संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग है, तो रंगमंच पे बोल नहीं सकते उसको सही तरीके से, साफ तरीके से, है ना। तो सबसे नंबर 1 पर पात्रों की संख्या अधिक है, 2 पर संस्कृत निष्ठ है और दृश्यों की संख्या अधिक है। कुछ दृश्य रंगमंच के अनुकूल नहीं है। नंबर 1 पर बी आता है, 2 नंबर पर ए आएगा और 3 नंबर पर सी, और यहाँ उपयुक्त सभी है, तो आपका उत्तर डी हो गया। अब बताओ डी किस किसने किया है? इसमें कुछ लोगों ने झटका खाया था बीच में, वो कुछ लोग गायब हो गए हैं, तो डी उत्तर आपका एकदम क्लियर है। अगले सवाल की ओर चलेंगे। अंधा युग का उद्देश्य क्या है? अंधा युग का परमाणु युद्ध की विभीषिका को प्रस्तुत कर शांति का संदेश देना है, महाभारत की कथा का पुनराव्याख्यान करना है, अश्वत्थामा का चरित्रांकन करना है, या धृतराष्ट्र पिता का चरित्रांकन करना है? बताओ अंधा युग का उद्देश्य क्या है? बहुत ही सरल है। अंधा युग 1954, धर्मवीर भारती। अश्वत्थामा तो उसका पात्र, धृतराष्ट्र तो उसका पात्र ही नहीं है। डी उत्तर। चलो देखो फटाफट से तलवार चला दे। चलो 46 में वो उत्तर आया। बहुत बढ़िया, एकदम शानदार, एकदम बढ़िया है। अरे भाई धृतराष्ट्र तो पात्र नहीं है, और ऐसा थोड़ी अश्वत्थामा का चरित्रांकन कर रहे हैं, नहीं, महाभारत की कथा तो हो ही नहीं रहा है, तो हमारे पास ए ही उत्तर बच रहा और कोई है नहीं। अब कितने पहले कर दिया? 1954 में। ये देखो आप कितने महान होते थे ये कवि, भगवान का रूप होते थे एक तरीके से, जिन्होंने पहले ही लिख दिया है। अगला सवाल आपके सामने, मोहन राकेश का आधे अधूरे नाटक है, ये कब लिखा गया है? मोहन राकेश का आधे अधूरे नाटक है, ये कब लिखा गया है? फटाफट से बताओ। हेलो, आपको कहाँ की टीजीटी लेनी है? यूपी, उत्तराखंड के यूपी टीजीटी वाला करो। अभी आपको उत्तराखंड का अलग से कोर्स देंगे, है ना, तो फिर उसको चालू कर देंगे, है ना। यूपी टीजीटी वाला करो। संस्कृत का आचार्य चले भाई। तो ये तो सभी जानते हैं यार, कोई बात ही नहीं है विशेष, है ना। कौन सा है? 1969। बताओ। 47 का जवाब आपको देना था। 47 में डी उत्तर आपका एकदम क्लियर है, 1969, है ना। आषाढ़ का एक दिन, 58, और लहरों के राजहंस 63, और ये आपका आधे अधूरे। राम विराग और श्रेय प्रेय के द्वंद्व को मोहन राकेश के किस नाटक में उभारा गया है? 48वां सवाल है। राग विराग और श्रेय प्रेय के द्वंद्व को मोहन राकेश के किस नाटक में उभारा गया है? 48वां सवाल। अच्छा, बिल्कुल शानदार है, बिल्कुल। राग विराग और श्रेय प्रेय के द्वंद्व को मोहन राकेश के किस नाटक में उभारा गया है? 48वां प्रश्न का आपका जवाब देना आपको। देखो आप, अभी डेट अपन ने पढ़ी है इसकी 1958, है ना, इसकी आपकी 1963 है, इसकी आपकी 1969 है, ठीक है ना। तो आपको पूछा राग विराग और श्रेय प्रेय के द्वंद्व को आपको पता है, नंद किया था लहरों के राजहंस में, वहां पर आप देखेंगे, है ना। तो आपका उत्तर लहरों के राजहंस है। यहाँ राग विराग और श्रेय प्रेय का द्वंद्व मोहन राकेश ने दिखाया गया है नंद के द्वारा। तो ए उत्तर आपका एकदम यहाँ पर क्लियर है।
अगले सवाल पर चलते हैं, आधे अधूरे की मुख्य समस्या क्या है? बिल्कुल आधे अधूरे नाटक, बिल्कुल लहरों के राजहंस, एकदम नंद सुंदरी वाली बात, श्यामांग, बिल्कुल यहीं पर आपका द्वंद्व को उभारा गया, गौतम बुद्ध भी इसमें शामिल है, बिल्कुल। चलो खींच के लो फटाफट से, वेरी गुड। आधे अधूरे की मुख्य समस्या क्या है? आधे अधूरे नाटक के आधुनिक भावबोध है, विघटन की प्रतिक्रिया का अंकन है, कालिदास के परिवेश का चित्रण है और सुंदरी के अहम का निरूपण है। आधे अधूरे नाटक जो लिखा 1969 में, इसकी मुख्य समस्या आपको पूछी गई है 49वें सवाल में। बहुत ही अच्छा सवाल है, अगर ऐसा सवाल आता है तो हम चकमा खा सकते हैं, खा सकते हैं, निश्चित है खा सकते हैं। तो बी उत्तर आपका आ रहा है, ए भी आ रहा है काफी लोगों का, ज्यादातर का उत्तर इसमें सही आ रहा है। आधुनिक भावबोध से यहाँ कोई मतलब नहीं है, आधे अधूरे नाटक में यही अधूरा है। और कालिदास का परिवेश है नहीं, कालिदास का परिवेश तो आपका आषाढ़ का एक दिन में है और सुंदरी का लहरों के राजहंस में है। अरे ये तो किसमें है? लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस में है ये तो। कालिदास का परिवेश है वो आषाढ़ का एक दिन है, आषाढ़ का एक दिन है। अब आपको पता ही चल रहा है, आषाढ़ का एक दिन आ गया, लहरों का राजहंस आ गया, और तब विघटन की प्रक्रिया का अंकन आपका यहाँ पर किया गया है। तो आपका उत्तर यहाँ पर लहरों, आधे अधूरे नाटक की समस्या, विघटन की प्रक्रिया। अरे वो छोड़ छोड़ कर नहीं जाते आपस में, पत्नी पति को छोड़ रही है, पति पत्नी को नहीं समझता है, पत्नी पति को नहीं समझती है, यही तो समस्या खा रही है आज भी। बहुत सारे लोगों की यही समस्या है, पत्नी पति को नहीं समझ रही है। भगवान ने पता नहीं जाने क्या जोड़ा बनाया है, सुंदर सुंदर लड़के होते हैं ना, इनको तो मिलती है जाने पता नहीं कैसी कैसी, और सुंदर सुंदर लड़कियां होती है ना, उनको ऐसे काले धुड़ूस काले कलूटे मिलते हैं, समझ में नहीं आता, दोनों का जोड़ा बनता नहीं है। और फिर अंत में जाके कभी कभी विचार नहीं मिलते हैं, विचार नहीं मिलते हैं तो बहुत ज्यादा फिर भी आपकी समस्या आती है, टूटते परिवार की समस्या है। और टूटते परिवार इस टाइम पर बहुत है, कोई पाकिस्तान से ला रहा है, कोई भारत में से ले जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। हे भगवान तेरी मर्जी, तू ही रखना इसकी लाज, हे ईश्वर। बिल्कुल, तो विघटन की प्रक्रिया दिखाई गई है आधे अधूरे में, सब आधे अधूरे पड़े हैं। मोहन राकेश के नाटकों के बारे में कौन सा कथन असत्य है, गलत कथन आपको छांटना है 50वें सवाल में। उनमें से अतीत के पट पर वर्तमान का चित्र है। हाँ, दामाद से प्रेम करते, बेटा बेटी से प्रेम नहीं करते हैं। बेटा बेटी अपने सास ससुर से प्रेम करता है, बेटा सास ससुरों से प्रेम करता है, माँ बाप से करता ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है। हाँ ज्योति मौर्य सही कह रहा हूँ भगवान, क्या हो रहा है, सच बता रहा हूं मैं। बिल्कुल हे भगवान क्या हो रहा है, देखो ना आज पढ़ने भी कितने से लोग आए हैं, लाइक भी नहीं कर रहे हैं, ये देखो आप। बिल्कुल अखबार में हीरोइन की फोटो काटता रहता है, ये पहले दिखा दिया था आज के युग को, का अगला युग क्या करेगा। आपको पता है मैंने एक दिन और कहा था कि तुलसीदास जी ने पहले ही लिख दिया था कि जमीन में कीड़े पड़ने लग जाएंगे, गायों का दूध सूख जाएगा, कलयुग है, बहन भाई को नहीं समझेगी और भाई बहन को नहीं समझेगा, माँ बाप को त्याग देंगे, और ये समय आना चालू हो गया भाई। तो अपने जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो तो थोड़ी समझदारी से काम लो भाई, है ना। चलो तो सवाल का जवाब दे दो, 50वें सवाल का जवाब ए उत्तर इसमें आपका बनने वाला है। उनमें अतीत के पट पर वर्तमान का चित्र है, सबसे बड़ी बात ये देखो, वर्तमान, वर्तमान की बात कही नहीं है उन्होंने, ध्यान रखेंगे। अतीत के पट में असत्य कथन पूछा है, 50वें सवाल में आपको पूछा असत्य कथन। तो नाट्य भाषा की दृष्टि से सर्वाधिक सशक्त, बिल्कुल सही है। रंगमंचता की दृष्टि से सफल है, मानव जीवन से जुड़ी समस्याएं चित्रित की गई है, लेकिन वर्तमान की यहाँ पर बात नहीं की गई है, ये बात ध्यान रखेंगे उसमें। ठीक है, ए उत्तर आपका। अब कितने लोगों ने ए उत्तर दिया है मुझे देख लेने दो, बहुत सारे लोगों ने इसका उत्तर गलत किया है यार। हाँ अंतिम चरण नहीं है भाई, शुरुआत हुई है, अंतिम चरण पे तो बहुत तबाही मच जाएगी।
बहुत तबाही मच जाएगी बेटा, अंतिम चरण आएगा उस दिन तो बहुत तबाही हो जाएगी। अपनी जिंदगी तो सही निकल जाएगी, लेकिन आगे की पीढ़ियां, एक दो आगे की पीढ़ियां है वो बहुत खतरे में है। सवाल आ सकते हैं अपन अगले पर। इन सूचियों को सुमेलित करो। पत्रिकाएं कहां से आ गई है? बीच में ही। हिंदी प्रदीप, कवि वचन सुधा, आनंद कादम्बनी, ब्राह्मण। चलो कोई नहीं, पत्रिका आ गई तो पत्रिका वाला सवाल ही हल करेंगे, हमारा क्या जा रहा है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। बिल्कुल यही हो रहा भाई। भगवान जान कैसे भली करेगा ऐसे लोगों की, पता नहीं है, ईश्वर ही जाने, उसकी मर्जी को तो भगवान ही जाने भाई। और के तो बस के रोग नहीं है बेटा, कोई भी कंडीशन में बस के रोग नहीं है, कोई भी कंडीशन में बस के रोग नहीं है। तो निकाल दो। देखे, ये तो सबको याद होनी चाहिए पत्रिका। जिसने गलती की तो इस पे ये तलवार चलाने वाला सवाल है अपना, घर घर जाके लड़ाई करने वाला सवाल है। अगर ये गलत किया तो ये तो इतना सरल सवाल है। चलो देखे, देखते हिंदी प्रदीप भटकी। हिंदी प्रदीप कवि वचन सुधा किसकी है? कवि वचन सुधा तो भारतेंदु की है। आनंद कादम्बनी किसकी? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की है। और ब्राह्मण प्रताप कानपुर से आता था ये ब्राह्मण महाराज। तो इसमें आपका आना चाहिए 2 4 2 4 1 और 3। 2 4 2 1 में ही है, पकड़ में आ गया से। बी उत्तर आपका यहाँ पर क्लियर है। बताओ, हिंदी प्रदीप पत्रिका है, आप सभी को पता है, बालकृष्ण भट्ट के। कवि वचन सुधा 68 भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। आनंद कादम्बनी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की है। ब्राह्मण पत्र कानपुर से आने वाला प्रताप नारायण मिश्र का है। वेरी वेरी गुड। चलो, हिंदी निबंध के विकास को कितने चरण युगों में बांटा गया है? अच्छा, इस सवाल का जवाब कौन देगा और इसको डिटेल में लिख के कौन बताएगा? इसको डिटेल में लिख के कौन बताएगा कि हिंदी निबंध के विकास को कितने चरणों में बांटा गया है? अगर इस सवाल का जवाब आप में से कोई देता है तो मैं उसको बहुत महान समझूंगा। आज की क्लास में, आज की क्लास में महान समझूंगा आपको मैं। कितने चरणों में बांटा गया है, कोई इस सवाल का जवाब दे देगा तो वो महान गिनती में आ जाएगा, ये समझ लेना आप, है ना। मैं तो मान भी जाऊंगा उसको। उसको महान समझूंगा मैं, महान। सही बताएगा तो, कोई डिटेल लिख के बताएगा, नहीं तो मैं लिखूंगा। अब तो करो दक्षिणा दान। बी सी, वी सी उत्तर आ रहा है। 3 और 4, 3 4 पर चल रहे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, पूरी डिटेल लिखूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए बेटा, इसका समय है वो बता देता हूं मैं। कहां बताऊं? यहीं पे बता दूं। एक तो था इनका भारतेंदु युग, है ना। एक तो था इनका भारतेंदु, भारतेंदु युग के निबंध, युग के निबंध। एक तो भारतेंदु युग के निबंध है, दूसरा है द्विवेदी युग के निबंध, द्विवेदी युग के निबंध, युग के निबंध है बेटा। और तीसरा है वो है आपका शुक्ल युग, शुक्ल युग, शुक्ल युग के निबंध। और एक है आपका शुक्लोत्तर युग, शुक्लोत्तर युग। कब है? शुक्लोत्तर युग के निबंध, के निबंध है। समय देखो तो 1873 से 1900 ध्यान रखेंगे। 1873 से 1900 ईस्वी आपको ध्यान रखना है। अब 1900 से 1920 की बात करें अपन, 1900 से 1920 की बात करूंगा मैं, तो आपका हो गया द्विवेदी युग। और 1920 से 40, 1920 से 1940 की बात करूंगा तो ये शुक्ल युग हो गया। और 1940 से अब तक की बात करूंगा मैं, अब तक, तो आपका जवाब हो जाएगा यहां पर सीधा साख शुक्लोत्तर युग। अब किया किसी ने? वेरी गुड। तो यहां जो आपका जवाब है वो 4 समय में बांटा गया है।
हिंदी निबंध के विकास को कितने चरणों में बांटा गया है? भारतेंदु युग के निबंध 1873 से 1900 ईस्वी तक चले हैं और द्विवेदी युग के निबंध 1900 से 1920 तक चले हैं। डेट याद ध्यान रखेंगे, पूछ सकता है। शुक्ल युग के निबंध 1920 से 1940 तक चले हैं और शुक्लोत्तर युग के निबंध 1940 से अब तक चल रहे हैं। तो आपका उत्तर यहाँ पर होने वाला है सी। तो बहुत लोगों ने चकमा खाया इस सवाल में, खाया ना? बिल्कुल बिल्कुल। चलो अगला सवाल चलते हैं। चलो ये इन सूचियों को सुमेलित करो। लल्लूलाल, सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां, सदा सुखलाल। तो यहाँ लल्लूलाल के बारे में कहा गया है रानी केतकी की कहानी, सुख सागर, प्रेम सागर, नास की तो उपाख्यान। बीच बीच में कहां से आ गए रे ये सवाल अलग अलग? कोई बात नहीं बेटा, चालवाई दो उड़वाई दो झनकार आपने तो आगे जो सवाल आ गया ना उसको छोड़ो मत, काट के खजाओ, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, बिल्कुल काट के खजाओ बिल्कुल सवाल को से। क्या बात है, वाह क्या बात है। लल्लू लाल की बात करूं तो लल्लू लाल ने लिखा था प्रेम सागर। क्या लिखा था? प्रेम सागर। अब कौन बचा है? सदल मिश्र ने लिखा था नासिकेत उपाख्यान। इंसा अल्लाह खां को पूरी दुनिया जानती है, रानी केतकी की कहानी, सदा सुखलाल का सुख सागर। ओ यहाँ में दिमाग लगावा की जरूरत नहीं है, पहला हम 3 उत्तर एक में ही, यो मिल गया, ये मिल गया, पकड़ लिया है सी उत्तर को। कोई सा सवाल आ जाए टुकड़े कर दे, बस वही होता है विद्यार्थी, वही होता है विद्यार्थी जो आते ही कोई सा आया, चल भाई तू आ जा, पहले तू आ फिर मैं देख लूंगा उसको, दूसरे वाले को। शिव शंभू का चिट्ठा का संबंध रहा लॉर्ड कर्जन से, लॉर्ड इरविन से, माउंटबेटन, विलियम बेंटिक से। सवाल तो ये भी जोरदार है। बाल मुकुंद गुप्त कौन है ये? इसके रचयिता बाल मुकुंद गुप्त इसके रचयिता है। तो मुझे ये बताना है कि भाई किसका संबंध रहा है इसमें 54वें सवाल में। शिव शंभू के चट्टे में किसकी काली करतूतों का वर्णन किया गया है? किसकी काली करतूतों का वर्णन किया गया है? किसको सामने लाया गया है बताओ। अरे वाह रे मेरे लाडले, वाह गजब 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 गजब, अरे वाह रे, अरे बिल्कुल वास्तव में होशियार स्टूडेंट है बिल्कुल। बाल मुकुंद गुप्त ने लॉर्ड कर्जन की बात की है यहाँ पर। किसकी की है? लॉर्ड कर्जन की बात की है। ये उत्तर आपका एकदम कन्फर्म, एकदम टनाटन वाला उत्तर एकदम सही है। शिव शंभू के चट्टे बिल्कुल 1904-05 बिल्कुल लिख दूं ले, चलो मैं भी। लॉर्ड कर्जन 1904-05 की बात है, मेन तो है ना 4-5 की बात है। चलो शिव शंभू का चिट्ठा के लेखक तो मैंने पहले ही बता दिया, अब इसको भी मुझे क्या बताना, उत्तर को। शिव शंभू का चिट्ठा का लेखक कौन है? तो हमने अभी पढ़ लिया है कि शिव शंभू का चिट्ठा है वो भाई साहब बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा है। किसने लिखा है? बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा है। तो आपका उत्तर बी हमने पहले ही पढ़ लिया है, क्लियर कर लिया है। तो भाई सवाल थारा कोई महत्व नहीं है ना, हमने पहले ही क्लियर कर लिया है। इनमें से भारतेंदु मंडल का साहित्यकार कौन नहीं है ना? वेरी वेरी मोस्ट सवाल है, ऐसे सवाल परीक्षा में आते हैं।
है ना। द्विवेदी युग का कवि कौन सा है, भारतेंदु मंडल का कौन सा है, भारतेंदु मंडल का कौन सा नहीं है, ऐसे सवाल पूछता है। इनमें से भारतेंदु मंडल का कौन सा नहीं है, द्विवेदी युग का कौन सा नहीं है। अरे भाई ये मोटे मोटे सवाल ही याद कर लो एक बार, इनमें से ही प्रश्न आता है। यही नहीं होते हम पे, फिर वो कहते अरे सवाल तो बहुत सीधा आया था लेकिन मुझ पे हुआ नहीं, मैं क्या करूं भाई, गलत हो गया भाई, मैं क्या करूं, मर गया मैं तो, मैंने बहुत तैयारी की थी भाई साहब 2 साल से। अरे भाई पेपर को उठा के देखो, पेपर में ऐसे सवाल आते हैं, बिल्कुल ऐसे आते हैं, लेकिन फिर मैं क्या करूं, फिर गलती करते हैं। बताओ, इतना सरल सा सवाल अब आपके सामने आ गया। 56 इंच का सीना आपके सामने है, 56 इंच का सीना आपके सामने है। प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, राधा चरण गोस्वामी, गोस्वामी है भाई ये गोस्वामी, तीनों के तीनों भारतेंदु मंडल कवि है। पूर्ण सिंह तो द्विवेदी युग या शुक्लोत्तर में आता है, दोनों जगह पे ही था। तो ध्यान रखेंगे, अध्यापक पूर्ण सिंह, बिल्कुल। बहुत मजे कर दिए भाई साहब। मास्टर जी राम राम, GS शर्मा, अरे वारे मास्टर जी, वारे मास्टर जी बहुत बढ़िया। वेकन विचार रचनावली के लेखक कौन है, धुआंधार तरीके से जवाब दे दो मुझको, बहुत भयंकर वाले तरीके से जवाब दे दो। बेकन विचार रचनावली, बेकन विचार रचनावली के लेखक कौन है। 57वें सवाल में ठोक बजा के कर दो फटाफट से। बेकन विचार रचनावली के लेखक कौन है। वाह सब वाह, बिल्कुल डी है। चलो 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 फटाफट से जवाब दो, टाइम खर्च ना करो, टाइम खर्च ना करो। लाइक नहीं किया रे लाडले हो मेरे हो, ओए मेरे जान के टुकड़े, लाइक कर दो फटाफट से, एक बार तो कर दो भाई लाइक। चलो जी, बेकन विचार रचनावली के लेखक है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। बेकन विचार रचनावली, ये आपका उत्तर होता है ए, है ना भाई, प्रसाद द्विवेदी। बड़ा करंट का सवाल था ये, बिल्कुल बहुत बढ़िया एकदम शानदार राजाओं। अगला देखते हैं, द्विवेदी युग का निबंधकार कौन सा नहीं है, ये लो लो। अब चलेगा पता, इस सवाल को करो देखे। द्विवेदी युग का निबंधकार बताओ, अब बताओ लालाओ। 58 में, हाँ द्विवेदी युग का निबंधकार पूछा है बेटा, द्विवेदी युग का निबंधकार पूछा है इसमें से। ट्रिक बताऊंगा बहुत शानदार वाली, मजा आ जाएगा एक बार में आपको, शानदार वाली ट्रिक बताऊंगा आपको बहुत बढ़िया वाली, लेकिन पहले उत्तर करो आप। चलो कोई नहीं, देखिए मैं द्विवेदी युग के कवि लिखता हूं एक बार आपको। गुलेरी जी ने माधव गोविंद के बाबूजी से, यहीं से लिखूं क्या, माधव गोविंद, माधव गोविंद के बाबूजी से, के बाबूजी से, माधव गोविंद के बाबूजी से पूर्ण पदम की शिकायत की। पूर्ण पदम की शिकायत की। क्लियर है क्या, कर दूं क्या मैं अब आपके सामने, तो हल कर देता हूं फिर समझाता हूं मैं आपको। ये तो है आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। माधव से आपका माधव प्रसाद मिश्र, माधव प्रसाद मिश्र। गोविंद से है आपके गोविंद नारायण मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र। और बाबू से भी याद करना आपको, बाबू, बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम
सुंदर और दास, पूरण से पूरण सिंह, पदम से पदम सिंह, अध्यापक पूरण सिंह पदम सिंह। कोई देख रहा है यहां पर उत्तर कर रहा है कोई है? गुलेरी जी ने माधव गोविंद के बाबूजी से पूर्ण पदम की शिकायत की। अरे वाह रे वाह, मेरे लाडले हो, ऐसे कैसे उतार दिया तुमने तो। गुलेरी जी ने माधव गोविंद के बाबूजी से पूर्ण पदम की शिकायत की। ये है आपके द्विवेदी युग के निबंधकार। क्या याद रखना आपको? द्विवेदी युग के निबंधकार। अब कई कई छोड़ छोड़ के भाग गए कि बहुत सरल सरल से सवाल पढ़ा रहे मास्टर जी, कहां से उठा के ले आए। 4 सवाल सरल आ गए तो भाग गए, और अब कठिन सवाल आता तब आता जोर। तो यहाँ द्विवेदी युग में महावीर जी तो खुद है ही, बाबू श्याम सुंदर दास खुद है ही, अब माधव प्रसाद मिश्र खुद है ही, तो बाबू गुलाब राय कोड़ेचे भाया में। तो डी उत्तर हो, कौन हो भाया में, बताओ। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी तो खुद होंगे ही कि नहीं होंगे? बाबू गुलाब राय कहां दिख रहा है इसमें? कहां दिख रहा है बाबू गुलाब राय अंतिमा? है गलती करे अब भी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद मिश्र, बाबू श्याम सुंदर दास, पूरण सिंह, पदम सिंह, यही तो है द्विवेदी युग के निबंधकार है। ये कैसे गलत किया है? किस किस ने गलत किया है? फोड़ के भगा दो उनको सबको, तोड़ दो हड्डी पसली सबकी। गलत। चलो ट्रिक याद कर लेना, जिसको नहीं है वो डी उत्तर करूंगा। चलता हूं मैं आगे। चलो भाई, सरदार पूरण सिंह ने कितने निबंध लिखे थे यही बता दो। सरदार पूरण सिंह के निबंध बताओ, बताओ रे मेरे राजा। सरदार पूरण सिंह का निबंध, सरदार पूरण सिंह के निबंध बता दो आप, जल्दी से बता दो। देखे कोई भाई साहब बताने वाला हो तो बता भी सकता। सरदार पूरण सिंह के बारे में मैं तो जानता नहीं हूं, आप में से कोई बता दे तो बहुत बढ़िया है भाई साहब। सरदार पूरण सिंह, सवाल आपका 59वां सवाल, फटाफट से जवाब दे दो। पूरण सिंह बताया क्या? अच्छा सी। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह मेरे लाडलो वाह। कौन कौन से निबंध है वो? 6। चलो तो मैं बता देता हूं। आचरण की सभ्यता, एक तो है आपकी आचरण की सभ्यता, आचरण की सभ्यता, आचरण की सभ्यता। एक है मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम। कौन सा है? मजदूरी और प्रेम। एक है सच्ची वीरता, सच्ची वीरता। एक है पवित्रता। अब 4 तो हो गए, पवित्रता, और 5वां और है एक कन्यादान, कन्यादान कर दिया इसने। और एक है अमेरिका का योगी, अमेरिका का योगी। कौन था वो? मस्त योगी वॉल्ट विल्टमैन। हो गया क्या 6? वेरी गुड, कर दिया। चलो तो चलो, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। कितना उत्तर आपका? 6। और ये आ गया आपका लास्ट प्रश्न आज का, ये आ गया कि और रह रहा एक और है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निबंध संग्रह कौन सा है? गोबर गणेश संहिता, कछुआ धर्म, इनमें से सभी, मोरेसी मोही कुठोब। और लिखने की कोशिश की है, लिखने की कोशिश तुम करना है। फटाफट से बताओ जी। अब चल रहे अपन लास्ट प्रश्नों पर चल रहे। 60वां सवाल है आपका। जल्दी बता दो। देखे नैनो की गंगा, ब्रह्म क्रांति भी इन्हीं के निबंध आ रहे हैं। नैया हो 6 निबंध, ये मना कर रहा हूं, ये 6 ही है बस, ध्यान रखना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध संग्रह कौन सा है? फटाफट से चलो।
पंजाब मास्टर कैडर की करेंगे करेंगे भाई। 60वें में डी उत्तर आ रहा है, कुछ का सी, चकमे में फंस रहे हैं। ओ भाई सभी नहीं है, इसका उत्तर है डी, और डी है मोरेसी मोई कुठा गुलेरी जी का निबंध संग्रह है। ये था आपका लास्ट प्रश्न। तो कैसी रही है क्लास आप बता दीजिए। हम मिलेंगे कल इसी वक्त पर। सभी को नमस्कार। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार के लिए। काफ़ी लोग दिल से चाहने वाले पढ़ने वाले भी आते हैं, जो शुरू की क्लास से अंत तक पढ़ते हैं। उनका मेरा और उनका अंदरूनी मन जुड़ गया है, प्रेम तत्व उनका आपस में जुड़ गया है, पढ़ने का मन उनका करता है, मेरा पढ़ाने का करता है। बड़ा अच्छा लगता है आप सभी के साथ में। कछुआ धर्म इनका संग्रह नहीं है बेटा, संग्रह पूछा उसने। झूठ को घोड़ के पी लूं? चलो बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको। थैंक यू। निबंध तो सभी के, उसमें संग्रह पूछा है, संग्रह पूछा है ये। चलो थैंक यू, सभी ने बहुत प्यार दिया इसके लिए।